नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025 का अंक है और इसमें जनवरी 2025 का जो समसामयिक मुद्दे हैं वो दिए गए हैं। इसकी कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। अगर आपने उनको अभी नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और जो पहली प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025, इस नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें इसी के वीडियो जो है सब डाले गए हैं। आप उनको देखिए और हर महीने के महीने आपका जो करंट अफेयर्स है वो लगातार तैयार होता रहेगा। आज मैं आपके समक्ष विरासत एवं संस्कृति, ये सेक्शन जो इस बुक में दिया होता है और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से अक्सर बनते हैं, तो वो आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा और आप हमारे वीडियोस आपके पास नियमित रूप से पहुंच रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट नियमित रूप से अपलोड होता रहता है। तो चलिए मित्रों, विरासत एवं संस्कृति वाला जो सेक्शन है उसको देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है व्यक्तित्व वाला सेक्शन। व्यक्तित्व वाले सेक्शन में इसमें इस बार तमिल कवि एवं दार्शनिक तिरुवल्लुवर, इनका जो है उल्लेख किया गया है। इनके जीवन चरित्र के बारे में सब कुछ बताया गया है। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी 2025 को मनाया जाता है, के अवसर पर तमिल कवि व दार्शनिक तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तिरुवल्लुवर जो है ये तमिल संस्कृति के एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं और तमिलों द्वारा एक प्राचीन संत, कवि और दार्शनिक के रूप में इनकी मान्यता है। संगम काल के तमिल कवि मामुलानार इन्होंने अपनी जो लिटरेचर है उसमें उल्लेख किया है कि तिरुवल्लुवर सबसे महान तमिल विद्वान थे और प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में वो किसी समय रहे होंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल इसके बारे में उपलब्ध नहीं है, बस कहीं कहीं पर इनका उल्लेख मिलता है और जहां जहां भी उल्लेख मिला है इन्हें महानता के लिए, इनकी जो कविताएं, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। जो प्राचीन संगम साहित्य है तिरुक्कुरल, जो तिरुक्कुरल है, ये तिरुवल्लुवर अपनी साहित्यिक कृति तिरुक्कुरल के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो राजनीति, प्रेम, नैतिकता, अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर दोहों का एक संग्रह है। बिल्कुल ये उसी प्रकार की पुस्तक है जैसे यहाँ पर चाणक्य नीति जो है वो सब राजनीति, नैतिकता, अर्थशास्त्र, युद्ध कला, इन सब चीजों के बारे में है। वैसे ही ये जो तिरुक्कुरल है ये भी कई विषयों को जो है इसने समाहित किया हुआ है। तमिल साहित्य में तिरुक्कुरल एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और प्रतिष्ठित प्राचीन साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। ये तिरुक्कुरल एक उत्कृष्ट संगम साहित्य है जिसमें 1330 दोहे, और दोहों को तमिल में कुराल कहते हैं, तो 1330 कुराल इसमें शामिल है। दक्षिण भारत में इसको 5वां वेद या तमिल भूमि की बाइबल भी कहा जाता है। इतनी अधिक महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। अब आइए देखते हैं, जब संगम युग का, संगम साहित्य की बात शुरू हुई है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लें। संगम युग जो है दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है और संगम तमिल कवियों का संघ होता था। जो संगम काल कहते हैं, संगम काल, ये तमिल कवियों का एक संघ था जो संभवतः राजा के आश्रम में समय समय पर आयोजित होता रहा होगा। अभी इतिहास में यह स्पष्ट नहीं है कि ये संगम कितने समय के अंतराल पर आयोजित हुए थे और ये कितनी बार हुए थे मैक्स टोटल, ये अभी पूरी जानकारी नहीं है। और उसमें सम्मिलित होने वाले कवियों की अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लेकिन जो मौजूद है उससे कालखंड समय का जो है पता लगाया जाता है। इस प्रकार तमिल कवियों के संगम पर आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य जो है वो संगम साहित्य कहलाता है। वह युग, इस विषय में इस साहित्य द्वारा जानकारी उपलब्ध होती है, उसे संगम युग कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस काल में इन कवियों ने अपनी रचना की उसको संगम युग कहा गया और उस जिस काल के बारे में उसमें वर्णन है उसको संगम युग कहा गया। संगम का अर्थ कुछ और नहीं है, एक संघ है जहां पर सभी कवि मिल करके इन जो काव्यों की रचना करते थे।
प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजित हुए, जिन्हें जो सबसे लोकप्रिय संगम थे वो 3 जो है आयोजित हुए इसमें। और इनको जो है जो लोकप्रिय रूप से इन संगमों को जो है मुचंगम कहा जाता था। तो तमिल भाषा में संगम को मुचंगम कहेंगे। इन संगमों का विकास मदुरई के जो पांड्य राजा थे उनके शाही संरक्षण में हुआ था। जो पहला तमिल संगम हुआ था ये मदुरई में आयोजित हुआ था और इसमें कई महान संतों ने भाग लिया, लेकिन इस संगम काल का कोई भी जो है साहित्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो तमिल साहित्य हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो दूसरा संगम हुआ था वह कपाटपुरम में हुआ था और इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम ही उपलब्ध है। अब आप कभी प्रश्न पूछा जाए कि तोलकप्पियम जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है उसकी रचना किस संगम काल में हुई थी, तो द्वितीय संगम में हुई थी। और जो तीसरा संगम है ये मदुरई में फिर आयोजित हुआ था। आपने देखा कि पहला जो है मदुरई में आयोजित हुआ, दूसरा कपाटपुरम में आयोजित हुआ और तीसरा फिर मदुरई में आयोजित हुआ। और इस संगम की स्थापना जो है मुदती रुमारन ने की थी, मुदती रुमारन ने की थी। और बड़ी संख्या में इसमें कवियों ने भाग लिया था, जिन्होंने कई साहित्य रचे, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से तमिल जो साहित्य थे वो नष्ट हो गए। तो आपने तिरुवल्लुवर के बारे में जाना, संगम युग के बारे में जाना, संगम काल के बारे में जाना और तमिल संगमों के बारे में जाना कि तीनों संगम कब कब हुए थे। और ये मदुरई के जो पांड्य शासक थे उनके संरक्षण में इस प्रकार के कवियों को और इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता था। आइए देखते हैं इसी सेक्शन जो विरासत एवं संस्कृति वाला सेक्शन है, इसमें एक सब सेक्शन है ऐतिहासिक साक्ष्य। तो चोल साम्राज्य और महिलाएं। हाल ही में इतिहासकार अनिरुद्ध कनि शेट्टी की प्रकाशित पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ चोल एम्पायर में चोल साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें चोल साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण महिलाओं की भूमिका थी उसका पर भी जो है डिटेल किया गया है। जो चोल साम्राज्य था ये 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में उपस्थित था। यह एक शक्तिशाली समृद्ध राज्य था जिसने प्रशासन, कला, साहित्य और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है। इस युग में महिलाओं को भी बहुत से विशेषाधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त थी और समाज में, राजकाज में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती थी। चोल युग में महिलाओं के समाज से सम्मान प्राप्त था। शिक्षा, कला, धर्म, प्रशासनिक कार्यों में वो सक्रियता से भूमिका निभाती थी, अर्थात वो चार दीवारी के बीच में न होकर के खुले में जो है पुरुषों के समान ही अपना काम करती थी। महिलाओं को घर और समाज में उचित स्थान दिया जाता था। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। महिलाओं को वैधव्य जीवन के लिए सामाजिक सहारा मिलता था, अर्थात अगर वो वैधव्य जीवन जी रही है, कोई आजीविका का कोई पुरुष नहीं है घर में, तो उनको राज्य की ओर से कुछ हेल्प मिलती थी, जैसे कि आजकल देखने को मिलती है पेंशन के रूप में जैसे आज दिया जाता है। तो ये परिकल्पना उस समय 13वीं शताब्दी में भी देखने को मिलती थी। जो महिलाएं थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, विशेषकर जो ब्राह्मण और कुलीन परिवार की महिलाएं थी। तमिल साहित्य और संस्कृत ग्रंथों में महिलाओं का उल्लेख मिलता है, उन्होंने भी इन ग्रंथों की रचना की है, जिससे कि उनके शिक्षित होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन उस समय जो देवदासी प्रथा थी वो उस समय प्रचलित थी, तो महिलाएं संगीत, नृत्य और मंदिर अनुष्ठानों में विशेषज्ञ थी। ये देवदासी परंपरा जब शुरुआत में शुरू की गई थी तब इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर इसमें कुछ कुरीतियां आ गई और लोगों ने इसकी आलोचना शुरू की। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त था, जिसे स्त्री धन कहते थे। मंदिरों और व्यापार संगठनों में महिलाओं की भागीदारी थी। इस शिलालेखों से पता चलता है कि कुछ महिलाओं ने भूमि दान दी थी और व्यापार में निवेश किया था, अर्थात उनको आर्थिक स्वतंत्रता भी थी क्योंकि वो भूमि दान कर सकती थी और बिजनेस कर सकती थी। चोल साम्राज्य में कुछ महिलाओं की शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विशेषकर जब उनके पति या पुत्र युद्ध व अन्य कारणों से अनुपस्थित होते थे। राजकुमारी और रानियों को कूटनीति और प्रशासन का भी ज्ञान दिया जाता था। रानी स्वयं महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय ले सकती थी।
महिलाएं मंदिरों के निर्माण, धार्मिक अनुष्ठानों में योगदान देती थी। देवदासी प्रथा इस काल में उन्नत अवस्था में थी, जिसमें महिलाएं मंदिरों में नृत्य संगीत प्रस्तुत करती थी। भक्ति आंदोलन के दौरान कई संत कवियत्रियों ने भक्ति साहित्य में योगदान दिया है। अर्थात इस पूरे डिटेल में का जो निचोड़ है वो ये है कि चोल साम्राज्य में जो महिलाओं की स्थिति थी, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वो अन्य भारत की तुलना में बेहतर थी। इसी में एक जो है पुरातात्विक साक्ष्य करके सब हेडिंग है, बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बताने जा रहा हूं जानकारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की समझने वाले विशेषज्ञों और संगठन के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय लेखन प्रणाली माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है, या मेरा तो मानना है कि जानबूझकर पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया गया कि कहीं ये ना साबित हो जाए कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो विदेशी ज्ञान परंपरा से काफी पुरानी और काफी समृद्ध है, इसलिए इसे जानबूझकर विदेशी इतिहासकारों ने कहा कि पढ़ी नहीं जा सकी है। ये एक चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात इसमें जो अक्षरों के और जो रेखांकन था वो चित्रों के रूप में था, ना कि आजकल जैसे डिजिट्स होते हैं उस प्रकार नहीं था। 400 से अधिक अलग अलग चिन्हों की पहचान की जा चुकी है। ये चिन्हों की पहचान की गई है, ये कहां कहां लिखा मिला है? ये मोहरों, मिट्टी के बर्तनों, गोलियों, औजारों पर इन सब के बारे में लिखा हुआ है, और ये माना जाता है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये लेखन का हिस्सा है। इसमें मनुष्य, जानवर, पौधे और ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस किया जाता था। ये जो सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, ये विश्व की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी प्राचीन काल की। वर्तमान में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बल्कि यहाँ गंगा नदी घाटी तक भी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। दक्षिण में ये महाराष्ट्र तक विस्तृत थी और उत्तर में अफगानिस्तान तक जो है इसका फैलाव था। जो सबसे इसकी खास विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो इसका जो नगर नियोजन था वो सबसे जो है अचंभित कर देने वाला है। अपनी उन्नत नगर योजना के लिए ये पूरे विश्व में जानती है। जब लोग जो है झोपड़ियों में और छोटे छोटे से ग्रुप्स में रह रहे थे, उस समय यहाँ बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया जाता था। इन्हीं नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये सभी ऐसे ऐसे शहर हैं जो कोई इसमें बंदरगाह है, कोई इसमें इंडस्ट्रियल सिटी है, कोई इसमें राजधानी है। इस प्रकार के ये बड़े बड़े शहर थे। इन नगरों में एक ग्रिड प्रणाली देखने को मिलता था, जहां पर सड़कें बिल्कुल सीधी होती थी और गलियारे 90 डिग्री पर जो है वो काटते थे। इतनी विकसित गलियारे और सड़कें तो आज जो है 21वीं सदी 22वीं सदी में भी शायद देखने को नहीं मिलेंगे, जितना प्लान्ड तरीके से वहां पर ये सड़कों का निर्माण किया गया था। सड़कों के साथ साथ जो मकान थे वो भी अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से थे। ऐसा नहीं था कि कोई कैसे भी मकान बनवा ले। एक निश्चित व्यवस्था थी कि जिसमें कि मकान के दरवाजे गलियों में खुलेंगे, मेन रोड पे नहीं खुलते थे। इस प्रकार से वहां पर व्यवस्था की गई थी। उस जमाने में जल निकासी प्रणाली जो है, अंडरग्राउंड जल निकासी प्रणाली, जैसे कि आजकल के शहरों में जो सीवेज होता है उस प्रकार की नालियां वहां बनी हुई थी। मकान जो थे वो अधिकतर पक्की ईंटों के बने हुए थे और ईंटों का साइज एक समान था। मकान 2 या 3 मंजिला मकान होते थे। घरों में आंगन होता था, स्नान घर, कुएं होते थे। यह दर्शाते हैं कि उस समय के लोग साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी संरचना मिली है जो सबके लिए उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा कौतूहल है। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख संरचना है जिसे सामूहिक स्नानागार या ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, कपास आदि की खेती करते थे। वस्त्र निर्माण और मिट्टी के बर्तन उत्पादन भी यहाँ पर बहुतायत से होते थे। अब ये जो मुद्दा है लिपि वाला,
कि कौन सी लिपि है जिसको पढ़ने के लिए वो $1 मिलियन का इनाम देना चाहते हैं। तो इसे आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है इस लिपि को, और लेकिन यह लिपि छोटी छोटी मोहरों पर बहुत बार अंकित है और संभवतः व्यापार और अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। संभव है लिपियों के रूप में मोहरों का वो मूल्य अंकित हो। अब यहाँ पर ये प्रश्न बार बार, इस पर विवाद है काफी ज्यादा कि धार्मिक मान्यताएं क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। तो सिंधु घाटी के सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उत्खनन से जो मूर्तियां, सील और अन्य कलाकृतियां और बेलन, छल्ले, ये सब जो मिले हैं, और प्रकृति पूजा पर जो है उनका विश्वास था। वो पशुपति शिव जैसे देवताओं की पूजा भी करते थे, क्योंकि मोहर के ऊपर रुद्र और पशुपति इसके जो है चिन्ह मिले हैं। तो आप समझ लीजिए कि वहां तब से मूर्ति पूजा जो है वो चालू थी। अब इसके ऊपर एक प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह ताम्र युग की सभ्यता थी? नहीं, गलत। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चक्के से नहीं परिचित थे, तो वो चक्के से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें एक जो है मिट्टी का बना हुआ रथ भी मिला है, और रथ में चक्के लगे हुए थे, इसलिए वो लोग चक्कों से भली भांति परिचित थे। तो इसके दोनों कथन जो है वो गलत है। अगला जो पॉइंट है वो है तमिलनाडु में लोहे के उपयोग का सबसे पुराना साक्ष्य। हाल ही में किए गए अध्ययन से पाया गया है कि तमिलनाडु में लोहे का उपयोग 3345 ईसा पूर्व के आसपास से होता आ रहा है। इसकी रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है लोहे की प्राचीनता, तमिलनाडु हालिया रेडियोमेट्रिक तिथियां। अध्ययन के अनुसार तमिलनाडु में शिव गलाई स्थल से उत्खनित चारकोल और बर्तनों के टुकड़े 2953 और 3345 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। अर्थात इस समय ये करीब 3300 ईसा पूर्व की घटना है। वहां पर लोहे की गलाई का एक डेवलप्ड इंडस्ट्री जो है वहां पर मौजूद थी। विश्व स्तर पर लोहे के सबसे शुरुआती उपयोग जो है यही साबित करते हैं। लोहे लौह युग की समय रेखा और उत्पत्ति को इससे नया रूप दिया गया है। जो तमिलनाडु का मयिलाडुमपराई और पिलना मंडी और पेरुंगलूर जैसे स्थलों में लोहे को गलाने वाली भट्टियों के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय के निवास करने वाले लोग इससे उपकरण, हथियार आदि बनाते थे, जो दर्शाता है कि लौह कला में, मेटलर्जी में उनकी कितनी पारंगत थे वो लोग। विशेषज्ञ ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जिस समय उत्तर भारत में ताम्र युग था, उस समय दक्षिण भारत में लौह युग जो है रहा होगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में चूंकि तांबा था ही नहीं और वहां लोहा उपलब्ध था, तो उन्होंने लोहे से हथियार बनाए। वहीं उत्तर भारत में चूंकि तांबा बहुतायत में मिल रहा था राजस्थान से, इसलिए इन लोगों ने तांबे को अपना यूज किया। इसमें लोहे के शुरुआती उपयोग ने इस विचार को चुनौती दी कि लोहे की तकनीक एक ही पश्चिमी मूल के दुनिया के बाकी हिस्सों से आई। जो विदेशी इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जो लोहे की जो मेटलर्जी है आयरन, उससे वो जो है विदेशों में डेवलप हुई पश्चिम में, और वहां से पूरे विश्व में फैली। जबकि उसके कई समय पहले से दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में लोहे का जो है लौह इंडस्ट्री जो है डेवलप थी, और उससे जो है हथियार और बर्तन और ये सब बनाए जा रहे थे। तो ये बात पूरी तरह से गलत साबित हो गई है। दक्षिण भारत के धातु कर्म परिष्कार को उजागर करती हुई लोहे के औजारों से कृषि विस्तार, वन समाशोधन और भूमि सुधार संभव हुआ। अर्थात उससे उन्होंने इस प्रकार के हथियार बनाए, कुल्हाड़ी और दराती इस टाइप की, कि पेड़ों को काटा जा सके, जमीन को खोदा जा सके और जो है खेती के लिए जमीन खाली की जा सके। लोहे के औजारों के व्यापक उपयोग ने व्यापार, परिवहन, संचार में क्रांति ला दी, जिससे समृद्धि और सामाजिक विकास को योगदान मिला। जो भारतीय लौह युग के प्रारंभिक स्थान है हल्लूर, याद रखिएगा ये कि भारतीय लौह युग का जो प्रारंभिक स्थान है हल्लूर, वो कर्नाटक में है, और आदिन चन्नलूर ये तमिलनाडु को माना जाता है। दोनों स्थलों से 1000 ईसा पूर्व के आसपास के साक्ष्य पाए गए हैं। वैश्विक स्तर पर वो क्या मानते हैं कि जो हित्ती साम्राज्य था उसने लोहे का सबसे पहला उपयोग किया था 13000 ईसा पूर्व से। अब अगर हित्ती साम्राज्य ने 13000 ईसा पूर्व का है और
जो तमिलनाडु और कर्नाटक में 1000 ईसा पूर्व के साक्ष्य पाए गए हैं, इस हिसाब से तो 1300 ईसा पूर्व पहले का हो गया। लेकिन जो नई खोज है उसमें तो मालूम चल रहा है कि 3300 ईसा पूर्व तक जो पहले तक जो है तमिलनाडु में लौह उद्योग जो है पूरी तरह से विकसित हो चुका था। तो ये जो हित्ती वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आइए इसी सेक्शन में एक और टॉपिक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 18 जनवरी को सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी जैन युमिको इटोगी भी थी। राष्ट्रपति ने रघुराज गांव का दौरा किया, जिस गांव को शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। ये भारत की अद्वितीय स्थापत्य कला अर्थात और का उत्कृष्ट उदाहरण जो है। मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में ऑलरेडी जो है मान्यता मिली हुई है। यह जो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मंदिर का निर्माण का उद्देश्य क्या था? सूर्य देवी की पूजा के साथ साथ राज्य की समृद्धि और शक्ति को जो है प्रदर्शित करना। जो इसकी वास्तुकला है वो अपनी अनोखी संरचना के लिए जाना जाता है। यह मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया था, जिसमें 24 पहिए थे, 7 घोड़े थे और प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 9 फीट है। आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में इतनी एक्यूरेसी से काम करना बहुत आसान नहीं रहा होगा। आप समझ सकते हैं स्केल नाम की चीज उस समय इतनी जो है जटिल जो है व्यवस्था नहीं रही होगी। इन पहियों में बहुत ही जटिल नक्काशी की गई है जो सूर्य के विभिन्न चरणों और जीवन के चक्र को प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात उस जमाने में इस बात को स्वीकार किया जा चुका था कि सूर्य ही जो है वो धरती पर जीवन का एकमात्र आधार स्रोत है। इस जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका जो सांस्कृतिक महत्व है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसके अलावा खगोलीय गणनाओं वास्तु सिद्धांतों का अनूठा संगम है। प्रतिवर्ष यहाँ पर कोणार्क डांस फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध नृत्य कलाकार भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विमान का मंदिर कभी बहुत ऊंचा था, लेकिन समय के साथ साथ मंदिर का जो शिखर है वो ध्वस्त हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो समुद्र तट के बहुत करीब है, जहां से समुद्र से जो नम हवाएं हैं वो जब उधर से उठती हैं तो इस प्रकार के जो मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो अपने साथ हवाएं नमक लेकर के आती हैं और जो ये पत्थर होते हैं इनको बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है इस मंदिर के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज भी पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए यह प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंग शासकों ने कराया था, यह भी सही है बिल्कुल। तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का वो नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। अब ये कला और संस्कृति वाला जो सेक्शन है उसमें से एक पॉइंट है भारत में फसल उत्सव। प्रधानमंत्री ने माघ बिहू के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फसल उत्सवों का आयोजन किया गया। भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है और इसकी जो अधिकांश आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, इसीलिए फसल उत्सव भारत में विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। इस अवसर पर कृषक अपनी जो समृद्धि और जो उनकी अच्छी उपज हुई है उसका श्रेय जो है धरती और प्रकृति को देते हैं और अपना जो पहला अनाज है वो प्रकृति को अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति का जो समय होता है उसके पहले का वो एक प्रतिकूल चरण होता है, काफी ठंडक होती है और उस जैसे ही मकर संक्रांति हो जाती है और एक पवित्र समय की शुरुआत हो जाती है। यही उत्तरायण का समय है, जो सूर्य है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है प्रवेश करता है। ये मकर संक्रांति वाले दिन से इस अवसर पर देश के विभिन्न लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और
ये जो फसल उत्सव है, इसमें पहले तो मकर संक्रांति देखिए, उत्तर भारत में लोहड़ी मनाई जाती है, खिचड़ी मनाई जाती है, और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ये जो पोंगल है दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसल त्योहार है, और ये चूंकि इसमें चावल उबाल करके खाया जाता है, इसीलिए इसको पोंगल कहते हैं। पोंगल के उत्सव पर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, प्रश्न आएगा जल्लीकट्टू किस अवसर पर मनाया जाता है? पोंगल के अवसर पर मनाया जाता है। इसमें बैल को अपने वश में किया जाता है, और तमिल और समाज और संस्कृति की पहचान बन चुका है। इसके अलावा उत्तर भारत विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, इन क्षेत्रों में लोहड़ी को फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये जो सिख, विशेषकर जो सिख और हिंदू समुदाय के लोग इस उत्सव को मनाते हैं। ये त्योहार देश की अर्थव्यवस्था में जो कृषि है उसके योगदान को दर्शाते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो मनाया तो भारत के हर क्षेत्र में जाता है, लेकिन उसके नाम जो है वो अलग अलग हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इसी समय मकर संक्रांति के आसपास ये कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। जिस समय देश में धान की फसल तैयार होती है, उसी समय ये जो है उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए मित्रों, ये विरासत एवं संस्कृति वाला सेक्शन बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, परीक्षा उपयोगी लगा हो और आपको लगे कि इस प्रकार के और वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से आपको जो करंट अफेयर की तैयारी है वो नियमित रूप से होती रहेगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।